मेरी बच्ची तेरा मुकद्दर, ये शादी हुई है तेरी। आय अल्लाह, मुझे कैसा अरमान था मेरी जहारा की शादी होगी तो घर में शहनाइयाँ बजेंगी, ढोल बजेंगे, विरासतें गाने गाएंगी। ये देखो कैसी शादी हुई है। खूब अब भी तुमने शादी करवाई है मेरी बच्ची। अभी तो बच्ची रुखसत हुई है। हलीमा, दुआ करो उसकी बेहतरी के लिए, दुआ मांगो। हलीमा, हलीमा, आदाब खाला, आदाब। हलीमा, सबों को जहारा के साथ भेज दिया? हाँ भेज दिया था जहारा के साथ। मगर एक बात सुन लो जी, चाहे मेरी बच्ची खुश रहे न रहे, लेकिन मैं इस हैदरी से अपनी जिल्लत का बदला जरूर लूंगी। इन लोगों के हाथों में अपनी बेटी की तकदीर हमने खुद दी है, उनसे बदला किस तरह ले सकते हैं? सिर्फ सब्र किया जा सकता है। आज रशीद अहमद से मेरी तफसीली बातचीत हुई है, अब मुझे कुछ इत्मीनान हुआ है, शायद हमारी बेटी खुश रहे। अरे किसी की मजाल है जो मेरी बच्ची की तरफ जरा टेढ़ी आंख से तो देख ले। अभी तक मेरे पास अब्बा के पीर की दीवी 4 लौंगे रखी हुई है। जिस दिन मैंने वो 4 लौंगे उठा के रशीद अहमद के तकिए के नीचे रखी ना, उसी दिन रशीद अहमद ने हैदरी को उठा के वो फेंका गुर्रे के ऊपर। मामू मियाँ को क्या हो गया था? थोड़ी देर के लिए निकाह में आकर बैठ नहीं सकते थे? छोड़ो जी, वो भी सटिया गए बिल्कुल, उनका भी चल चलाव का वक्त है बस। सुबह को मैं जहारा को उनके पास ले गई थी सलाम कराने के लिए, ऐसे बिल्कुल गुमसुम खामोश हवन्नक बने कुछ दिया भी जहारा को? हाँ 5। चलो गनीमत है, मैं तो समझा था शक्कर से मुंह मीठा कर कर लड़की के सर पर हाथ फेर देंगे। वैसे भी मामू मियाँ लड़की को रुपए पैसे का हकदार नहीं समझते। अरे हाँ हलीमा, एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। वो चंद बदमाश मंसूर को उठाकर ले गए थे और उसे समंदर में फेंक आए थे, वो तो साथ खैरियत से वापस आ गया। छोड़ो, कैसी बातें कर रहे हो तुम। बदमाश मंसूर को उठा के ले भी गए, समंदर में फेंक भी दिया। ऐसी क्या खूबी थी कि वो वापस भी फिर आ गए? खूबियां तो बहुत हैं, दुश्मनी की वजह समझ में नहीं आई। अल्लाह ने खुर्शीद पर करम कर लिया। किसने सुनाया है तुम्हें ये? मैं कहती हूँ हवाई है ये। अरे हकीम साहब कह रहे थे, नासिर ने बताया है। बड़ा सीधा साधा मासूम सा बच्चा है। अजी इतना तरस मत खाओ, यही मासूम आज हमारे आड़े आया है। अगर आज कोई ये मंसूरा ना होता ना, तो तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो गई होती, शमाज हमारी बहू होती। कुछ तो मेरे कमर का भी फैसला हो जाता ना। कमर के रिश्ते के लिए कोई लड़की इस शहर में अब तुम खुद ढूंढ लो, शमा का ख्याल दिल से निकाल दो। मैंने सोचा था कि मैं नाराज होकर अम्मा और अख्तर से कहूंगा शादी के लिए तो वो तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। छोड़ो ये शमा परवानी के किस्से को। हाँ तुम तो बस ये दुआ करो कि किसी तरह से मेरा वजीफा पूरा हो जाए बगैर किसी गड़बड़ के। फिर तुम देखना शमा से 1000 दर्जे खूबसूरत सोने में पीली और मोतियों में सफेद दुल्हन यूं आएगी घर। यानी अब तुम फिर वजीफे में बैठोगी? किस चक्कर में पड़ गई हो? ये कैसा चुपशा का रोजा है? तुमसे किसने कह दिया मैं चुपशा का रोजा रखूंगी? मानते जब मैंने चुपशा का रोजा रखा था ना, तो 2 दिन तक मेरी जबान तो बिल्कुल ऐंठ के ही रह गई थी। अल्लाह रसूल का नाम लो, पीर तवल्ली का नाम लेकर कुछ नहीं होगा। देखो जी, तुम मुझसे ये बद-एतिकादी की बातें बिल्कुल मत किया करो। अरे खुदा से डरो, वो अल्लाह के नेक बंदे हैं और जो हमारा जी चाहेगा हम वो करेंगे जी। हाँ ये बताओ, वो वकील जियाउर रहमान शादी में आया था? हाँ, खड़े खड़े मुबारकबाद देने के लिए आए थे। रात के जहाज से लाहौर जा रहे। तुमने ये तो पूछा होता उससे कि ए वकील साहब, ये जो तुमने शमा के नाम जायदाद का इश्तार अखबार में दिया, ही देते हुए तुम्हें शर्म तो नहीं आई होगी? अरे कैसे मजे से मेरी नानी का बाग शमा के नाम लिख दिया जालिम ने। इसमें वकील जियाउर रहमान का क्या कसूर है? ये तो अम्मा और अख्तर का फैसला है। ये सब हमारे जी जलाने की बात है। मामू मियाँ तो पागल हो गए। अल्लाह बख्शे, अब्बा मरहूम ने 15,000 रुपए नकद बाग के नानी अम्मा को दिए थे। बाग बाग बाग, अम्मा क्यों देंगी हमें बाग? भैया हमने दुनिया में ये मसल सुनी थी कि आँख हो जल पहाड़ हो जल, मगर तुम्हारी तो मंतकी निराली है। इधर अम्मा भैया परदेश गए और उनकी मोहब्बत फड़क गई। अरे तुम्हारी अम्मा की रांची आई भी थी और चली भी गई तुमसे मिले बगैर। बको मत, अख्तर और शमा आए थे और देखो ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अम्मा के बारे में एक बात नहीं सुनूंगा। पता नहीं है अम्मा की ऐसी तबीयत है।
मेरे मरहूम वालिद साहब भी बेगम साहिबा के वकील थे और मुझे भी ये एजाज़ हासिल हुआ है। मलिक साहब, मैंने बेगम साहिबा के अंदाज और लहजे से कभी कोई ऐसी बात महसूस नहीं की कि उन्हें अपने खुले हुए दुश्मनों से नफरत है या नहीं। वह ऐसे मौके पर हमेशा खामोश हो जाया करती हैं। मैंने अपने दुश्मनों को इसलिए माफ़ कर दिया, मेरा खुदा शाहिद भी है और मुनसिफ भी। हाँ, कभी गुस्सा भी आ गया, इतनी खतावार ज़रूर हूँ। ऐसे आका अब ज़माने में नहीं मिलेंगे नासिर मियाँ, जो अपने मुलाजमों का इतना ख्याल रखते हो। एक दिन हुक्म हुआ, मुंशी सलामतुल्लाह, तुम्हारा बच्चा बड़ा ज़हीन है, स्कूल में सिर्फ दाखिला ही काफ़ी नहीं, इसे ट्यूशन दे करके पढ़ाओ। ज़रूरी नहीं है कि मुंशी का बेटा सिर्फ मुंशी ही रहे, मेरे बच्चे की तरह हाई कोर्ट का जज क्यों ना बने, बल्कि अल्लाह करे इससे भी बुलंद मकाम उसे हासिल हो। बेगम साहिबा की इनायत और शफकत की वजह से आज मेरा बच्चा वकील है। मेरे सब बच्चे यहाँ मौजूद हैं, बस वही नहीं आया जिससे मैंने सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने की कोशिश की थी। बदर, इतने नाराज हो बेटे। वो मेरी खाला हैं, मगर मैं फूफी अम्मा पुकारता हूँ, इसलिए कि महमूद फूफी अम्मा कहते थे। लोग मुझसे कहते हैं, तुम अपनी खाला को फूफी क्यों कहते हो? अरे भाई, ममता का कोई नाम नहीं होता, उसे किसी नाम से पुकार लो। हम छोटी छोटी बातों पर रो देते हैं, उलझ जाते हैं। इस वक्त भी वो हमसे ऐसे हंस हंस कर बातें कर रही हैं जैसे आज की रात भी उन्हीं रातों में से एक रात है जो हंस बोल कर काटी जा सकती है। एक फूल गिर जाता है, उसकी जगह कई नई कलियां ले लेती हैं। हर तब्दीली में कुदरत की मसलहत पोशीदा है। अल्लाह ने अपनी अनगिनत नेमतों का शुक्र अदा करने का सलीका हमें सूरह रहमान में सिखा दिया है। तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? चांद को, सूरज को इंसान के वास्ते ताबेदार बना दिया, जमीन से शादाब महकते फल फूल उगाए। तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? She was a great woman. परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? शमो, हम सबको दादी माँ का बहुत दुख है। वो बहुत आराम में होंगी। इतने सुकून के साथ तो कोई घर से बाहर नहीं जाता, जैसे इत्मीनान से वो इस दुनिया से चली गई हैं। पता नहीं किसकी नजर लग गई इस घर को। हर चाहने वाला मलिक चाचा, नासिर चाचा और अब्बू जिस कदर अख्तर लाज को बसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इतनी उजड़ती चली जा रही है। अब्बू
भावलपुर चले जाएंगे तो इस कोठी पर क्या गुजरेगी? खैर, कोठी के गम की जरूरत नहीं। इंसान जहाँ रहता है वो जगह आबाद हो जाती है। तेरी शादी होगी तो तुम खुद बसा लेना इस घर को। मेरी शादी मेरी शादी मेरी शादी तो एक ऐसा ख्वाब है वीरा, जिसमें मुझे ढोलक की आवाज के साथ खौफनाक चीखें सुनाई देती है। मुझे कोई कुछ नहीं बताता, कोई कुछ नहीं बताता। मंसूर जख्मी होकर कराची से लाहौर आए, मुझे किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। मैं भी तो किसी को कुछ नहीं बताती, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हम सब अपनी अपनी जगह इसलिए खामोश हैं कि अगर हम जबान खोलते हैं तो हमारे खानदान के नाम पर हर्फ आता है। मंसूर कहते हैं कि मैं एक सहमा हुआ आदमी हूँ। मुझे तो कोई आदमी भी ऐसा नजर नहीं आता जो अपने खौल में सिमटा हुआ ना हो और खौफजदा ना हो। ताया अब्बू ने दादी अम्मा का दिल दुखाया, वो खामोशी से पी गई। खालिद भाई इतनी तकलीफें उठाकर इसलिए खामोश हो गए कि अगर वो कुछ बोलते थे तो हमारे खानदान के झगड़े ज्यादा बढ़ जाते। अब्बू हर तकलीफ बर्दाश्त करके इस तरह चुप हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शमो, हर आदमी खामोश है इसका मतलब ये नहीं कि वो सहमा हुआ या खौफजदा है। सब ये चाहते हैं तुम्हें परेशानी से दूर रखें। कब तक वीरा, कब तक? परेशानियों ने तो चोर रास्ते बना लिए हैं, मुझ तक पहुंच ही जाती है। अच्छा ये बताओ, तुमने कमर की लड़ाई का जिक्र किया था किसी से? मैं कह तो रही हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताती, किसी को कुछ नहीं बताती। इसलिए नहीं कि मैं कमर भाई को खतरनाक आदमी समझती हूँ, मैं उन्हें अहमक समझती हूँ। वो जिंदगी में कभी भी किसी बात पर भी संजीदा नहीं हो सकते। अगर वो आज भी लाहौर आ जाए ना तो मैं उनसे इसी तरह मिलूंगी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनके सेहतमंद जिस्म में जिद्दी बच्चे जैसा दिमाग है। ऐसा इंसान बेढब तो हो सकता है, खतरनाक नहीं हो सकता। यही तुम्हारी भूल है। बेढब और बेभरोसा आदमी ही खतरनाक साबित हो सकता है। शमा कहाँ है खुर्शीद? वो अपने कमरे में जहरा और वीरा के साथ बैठी भाभी। मेरी समझ में नहीं आता ये लड़की किस तरह बहलेगी। नाश्ता भी नहीं किया होगा उसने। एक घूंट चाय पिए भाभी उसने। ऐसे पुप्पी अम्मा के मरने से तो मेरी भी कमर टूट गई भाभी। क्या होगा? मौत तो उन्हें आनी थी खुर्शीद। उस वक्त सुरैया की शादी में कराची जाना खसब हो गया। बदर भाई की बेतनाई ने तो उनको जान से मार दिया। खुर्शीद, कराची मैंने फोन किया था, मंसूर का कोई खत तो नहीं आया, अलबत्ता एक कार्ड आया है। मेरा ख्याल है वो खैरियत से पहुंच गया होगा। भाभी अब अख्तर भाई के घर का क्या होगा? मेरा ख्याल है सारा बोझ तुम्हारे कांधों पर आ गया है खुर्शीद। न शमा को अकेला छोड़ा जा सकता है और न ही अख्तर भाई को कराची रहने पर आमादा किया जा सकता है। उनका घर बन गया है, मेरा ख्याल है वो चहलुम के बाद भावलपुर चले जाएंगे। लेकिन खुर्शीद, शमा की तन्हाई का मसला तो वैसे ही रह गया ना। भाभी जहाँ तक शमा और अख्तर भाई का सवाल है ना, अगर मेरी जान की जरूरत हो तो दरिया नहीं करूंगी। लेकिन अब ये बताइए ना कि अख्तर भाई के घर में मेरा तन्हा रहना इतना आसान होगा? भाई आसान तो नहीं होगा खुर्शीद, जो खौफ तुम्हें है वो मुझे भी है। मगर हलीमा भाभी की बातों की वजह से शमा को तन्हा तो नहीं छोड़ा जा सकता। भाई उनके आने के तो अभी कुछ आसार भी नहीं है। इतना लड़ झगड़ के बैठी है कि फूफी अम्मा तो अपनी जान से गई। अरे भाभी, उनका कोई भरोसा नहीं है। अभी तो अख्तर भाई ने उन्हें बताया नहीं होगा। अगर पता चल जाएगा तो पहली ट्रेन से आ जाएंगी वो यहाँ। हाँ खुर्शीद, ये भी तुम ठीक कहती हो। मगर खुर्शीद, एक बात मैं बता दूं, अब उनका अमल दखल यहाँ चलेगा नहीं। अख्तर भाई को उनसे सख्त नफरत हो गई।
भाभी, ये जहारा का वलीमा कब होगा? कल था, हो भी गया होगा। आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा जहारा। मैं सोच रहा था कि वलीमा हो जाए तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। आपने मुझे हैदरी के सामने एक अहमक और छिचोरे आदमी की तरह बात करते देखा है। हर शरीफ आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए बदजबान औरत से इसी तरह खौफ खाता है। ये अब मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे तो किसी बात के शिकवे या एतराज का कोई हक ही नहीं है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ जहारा कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है। पिछले 2-3 दिन से हैदरी के रवैये में जो फर्क पैदा हुआ है उसका तकाजा ये है कि मैं आपको सब कुछ बता दूं। इस औरत के मुझ पर कुछ एहसानात हैं। हैदरी ने उस वक्त मेरा और नफीस का ख्याल किया है जब अपनी पहली बीवी के इंतकाल के बाद मैं बिल्कुल तन्हा और बेयारो मददगार था। अरे कुछ सुना? थोड़ा बहुत सुना है आपा, आपकी बदी हो रही है। चलो बैरी हट, मुझे सुनने दो। बड़ी घुल मिल के बातें हो रही हैं। मैं ये भी जानता हूँ जहारा कि आप पर और जुल्म होंगे। आपके नाना का हुक्म सुनते ही मैंने हाँ इसलिए कर दी थी कि मैं हैदरी की अहमकाना और छिचोरी दुनिया से नजात हासिल करना चाहता था। ये मेरी खुदगर्जी थी कि मैंने आपकी और अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं किया। कभी कभी शरीफ आदमी भी खुदगर्ज बन जाते हैं। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ रशीद अहमद साहब, मगर इतना जरूर जानती हूँ मुझ जैसी लड़कियों को तकदीर का शिकवा नहीं करना चाहिए। मैंने खुद एक ऐसे घराने में आंख खोली है जहाँ सारी जिंदगी अपने शरीफ बाप को अम्मा की बदज़बानी से खौफ खाते ही देखा है। अगर आप हैदरी आपा से खौफ खाते हैं तो खाते रहिए, ये तमाशा मेरे लिए नया नहीं होगा। अगर इजाजत दें तो घर के काम काज में हाथ बटाऊं। हैदरी आपा तो सुबह भी बहुत कुछ सुना कर गई। अरे करने दीजिए हैदरी को काम, उसे यूं भी आपकी दखल माकूलात पसंद नहीं आएगी। ठेकेदारी छोड़ दो रशीद अहमद और ये अपनी नई बीवी के चोचलों की मन भर की गठरी धोया करो। मैंने कहा कुछ कारोबार का भी होश है। हाय 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 हाय, ये जेवर भी आ गया। हैदरी देखिए ना, आपने अपना जेवर तो कल ही उतार लिया था। हमने सोचा कि कहाँ ये आप बार बार पहनाती और उतारती रहेंगी, चुनाचे एक सेट हम इनके लिए खरीद। शर्म ना आई इस उम्र में जेवर गहने खरीदते हुए? मेरे लिए तो कभी खरीद कर नहीं लाए, इसके लिए कैसे ले आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी? चूल्हे में ना झोंक दूं तुम्हारे इन चोचलों को। अरे आई होती कोई नवाबजादी तो ये जेवर सजते भी। मुर्गी के डरबे से तशरीफ लाई है। बीवी बीवी क्या बीवी बीवी के रट लगाए रखी है? हट जाओ परे, इसे इसकी औकात में रहने दो। इसकी अम्मा जान को देख रखा है, गहने पहने, चंबेली के फूल चांदी के बालों में डाले, कानों में पहने, इधर उधर मटकती थी। अरे अरे ओ जहारा, कान खाल के सुन ले, मेरा नाम हैदरी है और अभी मैं जिंदा हूँ। मैंने तेरे नाना को हजारों रुपए खिला दिए हैं। अगर हमें बेटी दी है तो कोई ऐसा नहीं किया मियाँ साहब ने। हैदरी जान, ये क्या कह रही हो तुम? मियाँ जी की शान में ये गुस्ताखी? गुस्ताखी? अरे मैं तो उस बुढ़े खुसट के मुंह पे थूकूं भी नहीं। अरे इस कराची के अंदर बड़े बड़े पहुंचे हुए पीर फकीर बैठे हुए हैं? अब तो इसका नाना इसे ही अब मुझे बचाएगा। मुझे तो उसका एतबार भी जाता रहा। अरे चलो उतारिए सेवर, बड़ी आई महारानी। हैदरी चलो हटो, अपना काम करो चल के। बड़ी जालिम औरत हो हैदरी। सब पता चल जाएगा। अरे तस्वीर बहाती रहेगी, फकीटे की औलाद। तेरा नाना तो चौकी बिछाए भीख मांग रहा है। चल उतारिए, उतार जल्दी। बढ़िया आई पहनने वाली। मैं जा रही हूँ, ये सब कुछ उतार के पहुँचा दे। महारानी यहाँ आके रानी बनेंगी है। अम्मा, अम्मा तुम्हें इस दिन की खबर तो ना होगी? न तुम्हें उस दिन की खबर होगी,
न मेरा अंजाम तुम्हारे सामने होगा। दिखा क्या लिखा, क्या नाम की। माय डियर कमर, हाँ। मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ। हाँ। आखिर कब तक तुम्हारी नजरों से गिरी रहूंगी। ठीक। मंसूर के साथ मेरी मंगनी हो जरूर गई है। हाँ। मगर ये कच्चा धागा है, हाँ। जब चाहूँ तोड़ सकती हूँ। ठीक है। मंसूर मुझे कभी अच्छे नहीं लगे, मगर सितम तो यह है कमर कि मैं तुम्हें चाहूँ और तुम अनवरी के दीवाने रहो। ठीक। ये मैं बर्दाश्त न कर सकूंगी। हाँ। न तुम्हें उस दिन की खबर होगी, न मेरा अंजाम तुम्हारे सामने होगा। हाँ। दिखाओ क्या नाम की क्या लिखा है। अब कमबख्त ये क्या लिख दिया तूने, क्या नाम के? मियाँ जी जो आपने कहा मैंने तो लिख दिया। क्या लिख दिया? मियाँ जी क्यों फंसवाने के चक्कर में? क्या फंसवाने के चक्कर में? आपकी तो बात का भरोसा करना मियाँ जी बहुत मुश्किल है। उस दिन मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकल गया था कि मगरिब के बाद पहाड़ी से उतरकर 2-4 चिट्ठियां लिख देता हूँ। हाँ। तो कैसे भूखे शेर की तरह मियाँ जी आप गुर्रा कर आए थे और आज आप मुझसे खुद जाली चिट्ठी लिखवा रहे हैं, तो कोई बात ही नहीं। अबे कमबख्त ज्यादा जबान चलाए तो मुर्गा बना दूंगा मार मार के। हैं? अबे तू तो पैदा ही हुआ जाली चिट्ठियां लिखने के लिए। काट क्या नाम के और लिख। हाँ। हाँ। डियर कमर, जो कुछ फैसला करना हो जल्दी करो। मैं अपनी तन्हाई और जिंदगी से बेजार हो चुकी हूं। क्या नाम के? ये भी लिख दूं क्या नाम के? बकवास ना करो, वरना आगे शेर लिखो। शेर मियाँ जी? हाँ हाँ शेर। खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ठीक है, लिख दिया? हाँ जी ठीक। कोने में लिखो नीचे, तुम्हारी क्षमा। तुम्हारी क्षमा। मियाँ जी क्यों किसी मासूम बच्चे की जिंदगी खराब कर रहे हैं ईमान से? बकवास ना करो ज्यादा। ये लो 10 रुपए, इसको लिफाफे में बंद करो और रफू किसी के 10 रुपए दे रहे हैं मियाँ जी? खत पहुंचाने के और काय के। मियाँ जी बाहर जाके मालूम कर रहे हैं 2 रुपए रेट चल रहा है ईमान से दुआ सलाम लिखवाने के। यहाँ पूरा मोहब्बत नामा लिखवा लिया, 10 रुपए पकड़ा रहे हैं। मियाँ जी मैं नहीं लूंगा ये। मैं नहीं लूंगा। बहुत सर चढ़ गया, टुक्कड़ गधा। साला हूँ साला मियाँ जी, सारी खुदाई एक तरफ और हम एक तरफ। मैं जाता है यानी साले का बच्चा, जाके अपनी भेना के पास कुठड़िया में बैठ। हाँ वो कमर मियाँ आ गया, चल। मियाँ जी कभी कमर मियाँ के दीदार हमें भी तो कराएं। एक ही बंदी के तो आप आशिक नजर आते हैं, हम भी तो देखें वो जाली अक्स है कौन। अरे जिसकी खातिर आप इतने पापड़ बेल लें, किसी को समंदर में गिरवाते हैं, किसी का सर तोड़वाते हैं। दफा हो कमबख्त, जाके बैठ अपनी भेना का पैर। आ जाओ ना मियाँ। आओ आओ, पूरे नजर लखते जिगर, आ जाओ आ जाओ। ओ आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं ना मियाँ। अरे बेटे तो तुमने हमें रोते कब देखा? लीजिए रोते कब देखा? उस दिन कब कभी किसे चढ़ दौड़ी थी? हाँ कब कभी। अरे बेटे तुम आए सरदर्द की गोली बन के और कब कभी गायब। बड़ा वहशतनाक दिन था ना मियाँ। हाँ। सोचिए जरा अगर मिर्जा मरदूद की बात सच होती कि मंसूर को आपके हुक्म से दरिया में डुबो दिया गया, तो आज मैं और आप दोनों हवालात में होते। अरे बेटे ये क्या कह रहे हो तुम? अच्छा बेटे फजूल की बातें मत किया करो। अच्छा नहीं करता। अच्छी अच्छी और खुशकुन बातें किया करो। ये बताओ वो तुम्हारा मोटर ठीक ठाक चल रहा है? मोटर ठीक ठाक चलेगा भला? हाँ बेटे। ना मियाँ आप भी कमाल करते हैं। अरे वो तो आपकी तरह पुराना हो चुका, आए दिन एक नई मुसीबत होती है। एक चीज आज बनाओ दूसरी कल बनाओ। अरे बेटे तुम बहुत तंग करते हो। क्या नाम के? अच्छा नाना मियाँ, हाँ वो एक बात बताइए ना। हाँ बोलो बोलो। वो उस रोज क्या? हाँ हाँ बोलो ना। उस रोज वो दादी अम्मा और शमा वाले खत में ऐसी क्या बात थी? अरे बेटे पहले एक प्यार करो हमें। प्यार करूं? हाँ। मगर कहाँ करूं नाना मियाँ? ये माथे पे कर लो। अरे बेटे दरअसल हम ये देखना चाहते थे कि गेतियारा की तहरीर पहले जैसी है या कुछ फर्क पड़ गया। बस? हाँ बस। कमाल करते हैं नाना मियाँ आप तो। मैं तो समझ रहा था पता नहीं कौन सा नक्शा है जंग फैलाएंगे आप। कमाल करते हैं। अरे बेटे चल दिए। हाँ और क्या चल दिए हम। नाना मियाँ हमारी रंग रंगीली जिंदगी को किसी की नजर लग गई। अरे हाँ एनेक्सी उजड़ गई हमारी। हाँ। वरना दोस्तों के कह कहूं से गूंजा करती थी। अरे बेटे अब तुम देखते तो रहो, चुटकी बजाते दुल्हन आती है तुम्हारी, चुटकी बजाते। सच नाना मियाँ? हाँ ईमान से? हाँ नाना मियाँ वो हमारी होने वाली दुल्हन का नाम कोई अनवरी तो नहीं है? अरे बेटे ये किसका नाम ले दिया तुमने? अरे बेटे हमने रायचा देखा, तुम्हारा और उसका सितारा बिल्कुल नहीं मिलता बेटे। अनवरी राज नहीं है तुम्हें। अनवरी राज नहीं, सितारा नहीं मिलता, रुपए आप नहीं देते, हम जा रहे हैं नाना मियाँ। खुदा हाफिज। अच्छा बेटे। जब से दादी जान के इंतकाल की खबर सुनी थी आना चाह रही थी, लेकिन मैं तुम्हारा तो क्या कम करूंगी। मेरा तो खुद जी मर जाने को चाहता है।
अनवरी मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम कमर भाई को समझती ही नहीं हो। शम्मो, मैंने तो तुम्हारे खानदान का लड़का समझकर, पता नहीं, मेरे खानदान में कमर भाई निराले हैं। दादी अम्मा की जुदाई ने मेरे हवास छीन ली है। अब्बू की सूरत मुझसे देखी नहीं जाती। अनवरी तुम्हें अंदाजा नहीं है, अगर मैं जिंदगी में पहली बार कमर भाई से लड़ी हूँ तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने उनसे साफ कह दिया था कि अब्बू ने हरगिज माफ नहीं करेंगे। शम्मो, तुमने जो कुछ किया उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत ममनून हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? कमर की बेवफाई के बावजूद मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ। वो अगर मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। कमर भाई को चाहने से तो अच्छा था कि तुम पत्थर के मुजस्मे को चाहती, हवा की परस्तिश कर लेती। अनवरी मैं तुम्हें बता दूं, कमर भाई मेरे भाई है, मगर मैं तुम्हें इतना जरूर बताऊंगी कि वो निहायत नाकाबिल एतबार आदमी है। शम्मो, कल तंग आकर मैंने उन्हें खत लिखा है। किसको? बेवफा कमर को। नहीं अनवरी, नहीं। आज मुझे मालूम हुआ उस्ताद कि तुम जेल 2 बार किस चक्कर में काटा है। नशे ही में तुमने किसी के चाकू मार दिया होगा, नशे ही में तुमने अपनी बीवी को दरिया में डुबो दिया होगा, जिसके बारे में कहते फिरते हो कि उसने मन भर का पत्थर अपने कमर में बांध के दरिया में छलांग लगाई थी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह नशे में तुमने मंसूर को गर्क कर दिया होगा। आसिफ जा, आप उस रोज यहाँ नहीं थे, वरना बड़ा मजा आता आपको। अच्छा हाँ, मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे ये सुनकर। ये और मिर्जा इतने वसूख से मर्डर का जिक्र कर रहे थे जैसे सब कुछ इन दोनों ने अपनी आंखों से देखा। उस्ताद, ज्यादा नशा हो जाया करे तो घर जाके ऊँधे लेट जाया कीजिए। क्या बात है, किसी का उधार खून तो सर पर सवार नहीं हो गया? हर नशे में उधार चुकाना चाहते हो? ऐसा ही किसी ने सुन लिया किसी दिन तो 14 बरस के लिए अंदर चले जाओ। वो मंसूर मर्दूद तो लंदन बैठा गुलछर्रे उड़ा रहा होगा। यार शहरियार, अगर उसके आंख नाक फूटने की इत्तला मिलती तो हमारा जी भी खुश होता, लेकिन भाइयों ने तो उसे सिरे से दुनियाई से उठा दिया। उठा ही दिया? यार कमाल है। चलिए उस्ताद, वहशत कम कीजिए, अब कुछ सुना दीजिए। भाई गुलाम खारे, क्या बात है, आज तो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हो, या कुछ सुनाने के मूड में नहीं हो? ये किसका मोहब्बतनामा हमारे नाम आ गया? हमने तो आज तक खत पत्थर का झंझट ही नहीं पाला। बहादुर, क्या बहरे हो गए हो? क्या हुआ? देखो जरा कौन है। किसका है? अब्बा का होगा, जाके अंदर दे आओ। अरे नहीं सरकार, ये तो आप ही का है। मेरा है जी? हाँ, मिस्टर कमरुल हसन है तो मेरा। माय डियर कमर, तुम लाहौर से क्या गए हो, मेरी सारी खुशियां छीन कर ले गए। मामा पापा को तो मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन ये कैसी बेवफाई है कमर कि तुमने कराची पहुँचकर एक बार भी मुझे फ़ोन नहीं किया। मैं अपनी सहेली नाजिश के यहाँ सुबह से शाम तक बैठती हूँ और तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करती हूँ। कमर, तुम मुझे चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर चाहती रहूँगी। इस ख़त का या तो मुझे जवाब मिलना चाहिए, वरना मैं कराची भी पहुँच सकती हूँ। अब मुझे अपनी रुसवाई का कोई डर नहीं। तुम्हारी अनवरी। भाई क्या बात है कमल, इस वक्त तो बहुत खुश नजर आते हो। बताता हूँ, तेरा अपने दिल की धड़कनों पर काबू तो पा लो। एक लड़की मुझसे मोहब्बत करने लगी है। जिंदगी में पहली बार सचमुच कोई मुझे चाहता है आसिफ, कोई मुझे चाहने लगा है। खुशी, सफिया भाभी कल फिर आ रही हैं। भाभी, खान बहादुर साहब के घर वालों ने तो रिश्तेदारी और दोस्ती दोनों के हक अदा कर दिए हैं। सुरैया का क्या हाल है भाभी? अच्छी है, इन दिनों में तो कुछ गड़बड़ हो ही जाया करती। खुशी, आज अख्तर भाई बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ भाभी, वो हर हफ्ते पहले बिल्किस की कब्र पे भी जाते थे, लेकिन इस हफ्ते बहावलपुर भी नहीं गए। नहीं, कुछ और बात है खुशी।
नासिर होते तो पता चल जाता। मेरा तो सर चकरा रहा है भाभी, हवास खराब हो गए। मेरे तो समझ में मुझे नहीं आ रहा क्या करूं। अब तो भाभी परेशानी की भी कोई बात मेरे दिल में नहीं समाती है। बस मुझे तो ऐसा लगता है जैसे एक धुआं सा है जिसने मेरे दिलो दिमाग को घेर रखा हुआ है। क्या करूं? बेगम साहिबा, शमा बीबी कहाँ है? क्यों, कौन पूछ रहा है? साहब याद कर रहे हैं। बागीचे में बच्चों के साथ बैठी हुई है। बेहतर है। शमा बीबी, आपको साहब याद कर रहे हैं। अच्छा तुम चलो, मैं आ रही हूँ। अब्बू, आपने मुझे बुलाया? इधर आओ बीबी। जी अब्बू। ये हैंडराइटिंग पहचानती हो? जी हाँ अब्बू, ये तो मेरी लग रही है। अब जरा इसे पढ़ लीजिए। माय डियर कमर, अरे मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ। आखिर मैं कब तक तुम्हारी नजरों से गिरी रहूंगी। मंसूर के साथ मेरी मंगनी हो जरूर गई है, मगर ये कच्चा धागा है, कच्चा धागा। जब चाहूं तोड़ सकती हूँ। मंसूर मुझे अच्छे नहीं लगते। नहीं नहीं, तुम्हारी क्षमा, ये सब क्या है? नहीं नहीं नहीं। अब्बू, अब्बू, बीबी क्यों रो रो के अपनी जान हलकान कर रही है? दीदे फोड़ लेगी क्या अपने? अक्को भी, अगर मैं वजीफे में ना बैठी होती तो इस हैदरी से तो मैं ऐसा बदला लेती, वो मजा चखाती के सारी जिंदगी औरत याद रखती। और तू ऐसी पागल कि वो तुझसे जेवर मांगती गई और तू उतार उतार के उसे देती गई। मैं होती ना तो मुंह नोच के रख लेती इस हैदरी का। तो अम्मा मुझे ऐसा जेवर चाहिए भी नहीं। वही बेटी, अभी तो तुम्हारे पहनने ओढ़ने के दिन है, अभी जेवर नहीं चाहिए तो फिर कब चाहिएगा? देखो हलीमा, इस हैदरी की बच्ची को छोड़ना नहीं है। इस कमबख्त ने खामखा मेरे मुंह पर काले अरे शामत आई है कमी की कहीं की। देख जा रहा, तू रोना ये धोना छोड़ दे अपना। बस मेरी बेटी है ना, तो अपना हक दुश्मनों के हलक में से निकाल ले, मगर अपने बाबा की तरह ये मिन मिन करना छोड़ दे तू। शमा को कोई खत तो नहीं आया? काय का आना था खतवत शमा का? अरे हाँ, मेरे को याद आया, एक खत आया तो था। चलिए, शब्बो को तो याद आया। हाँ, मैं लाऊं, अभी मैंने रखा। हमें याद रखने की जरूरत भी नहीं है बीबी। जिनके नाम मोहब्बत नामे आते हैं वही याद रखें। जहाँ आ रहा, तू 2 घड़ी को मुझसे मिलने के लिए आई है तो मेरा जी तो मत जला। कहाँ है खत शब्बो? अरे ला रही हूँ बीबी साहब, ला रही हूँ। ये लो खत, ये लो। ये क्या हालत बनाई है तूने खत की? काला क्या हो रहा है, देख जरा। अरे बीबी साहब, तवे पे बावर्ची खाने में तवे पे धर दिया था तो काला लुक कट हो गया। अरे अंदर से सफेद होगा, खोल के देख लियो। हाँ सफेद तो है। तो कलेजा निकला पड़ता है। शमा, जहरा, सुरैया वही से पूछती भी नहीं है। अम्मा, अम्मा, दादी अम्मा तो खत्म हो गई। हाय, मर गई। तू तो चुपकी बैठी रहे अम्मा की चमची। अरे कैसे मर गई? किसका खत है? अरे अभी तक तो हट्टी कट्टी थी बिल्कुल। हाय हाय, इस दिन की खबर किसी को नहीं होती हलीमा। कैसा कैसा मेरी हलीमा का जी जलाया था इस बड़ी बी ने। आप चुप रहिए अब्बा खाला, आप भी बिना वजह अम्मा को चढ़ाती हैं। आपका क्या मतलब है? अरे सक्को पे क्यों पिल पड़ी बीबी? 4 दिन तेरी शादी को हुए हैं, ये बिल्ली की तरह तू पंजे क्यों झाड़ने लगी है हमारे ऊपर? अरे मेरी जान न खा, जाके अपने नाना मियाँ का सिर खा। ये अपने ठेकेदारी के रौब दिखाने वाला तो कहीं और दिखा। बढ़िया ठेकेदार नहीं बनी। अम्मा खुदा के वास्ते, दुश्मन की मौत की खबर सुनकर भी कलमा पढ़ लेते हैं। मैं पूछती आखिर तुम क्यों अपनी आगबत के पीछे पड़ गए? अब तो मुझे कुछ नहीं कह सकती। हाँ, बहुत हो चुकी। हाँ हाँ भैया, बहुत हो चुकी, बहुत हो चुकी। एक सास मर गई तो क्या हुआ, दूसरी तू पैदा हो गई है। बड़ी आई। ए भैया, मैंने तेरी दादी को नहीं मार दिया है, जाके लड़ अल्लाह मियाँ से। चलिए अपनी ठेकेदारी के रौब जमाने के लिए अपने ठेकेदारी के रौब जमाने हुआ कर, अपनी ससुराल में जमाया कर, मेरे पास मत आया कर। इसके बजाय तो अगर मेरे एक लड़का और होता ना तो कभी आज 2 घर भर जाते दहेज से। हाँ, और अगर दूसरा बेटा भी कमर भाई जैसा हो जाता ना तो तीसरे दिन इस घर की नीलामी लग गई होती। मैं तो मत चुप हो जाओ, इस वक्त मेरे मुंह मत लगो। हाँ अरे जा दफा लगो। बड़ी आई। को भी बेटे को तो बहुत ही गम होगा। हाँ भाई, बहुत गम होगा। कोई 10-15 दिन तो मोहब्बत का वो जोर का दौरा पड़ेगा कि लेने के देने पड़ जाएंगे।
ये तो ठीक है अब्बा, वो बेचारी मर गई, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे। दिल का मरज ले गया उनको बेचारी को। मगर सच्ची बात यह है कि मेरा तो लाहौर वार जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है। अरे बेटी तुम्हें जाना पड़ेगा, अख्तर हसन का दिल मुट्ठी में लेना पड़ेगा। ये आखिरी मौका क्या नाम के खुदा ने दिया, अकल से काम करो। अब्बा देखिए ना, अगर अब मैं कुछ बोलूंगी ना तो फिर आप चिल्लाने लगेंगे मेरे ऊपर। अरे तुम चिल्लाने की बात करती हो क्या नाम के, हम तुम्हें कैसे समझाएं क्या नाम के। अच्छा बोलो बोलो क्या बात है। देखो ज्यादा गोलमोल बात करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास वक्त कम है और काम बहुत है। अब्बा बात दरअसल ये है कि कमर कहीं और शादी करना चाह रहा है। लाहौर वाली? अब ये नहीं पता कौन सी वाली है, बस है कोई। अरे ये तो सख्त मुहमिल बात है क्या नाम के, तुम माँ होकर नहीं समझती हो कमर को है? अरे उसको तो पटरी से हटाना कोई बात ही नहीं है। और हम जहां चाहेंगे वहां कमर की शादी होगी है? और देखो तुम लाहौर जाओ और अख्तर हसन की खिदमत करो, खुर्शीद जहां और किश्वर का पत्ता साफ करो। तुम बात को समझती नहीं हो क्या नाम के। अब्बा हैदरी ने जहां के सारे जेवर छीन लिए। अरे बेटी देखो इस वक्त दूसरी तीसरी बातें न करो, हमारा दिमाग बड़ी लंबी लंबी फिक्र कर रहा है क्या नाम के। भाई जो कुछ तुम्हारा शौहर फैसला करे उसकी हमें इत्तिला दे देना है? रक्षा खड़ा है या मंगा दें तुम्हें? नहीं वो रक्षा वक्षा कुछ नहीं मंगाने की जरूरत है, वो मैं कभी की गाड़ी में आई थी, खड़ी है बाहर में जा रही हूँ। अच्छा अच्छा जाओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अब्बा। खुदा हाफिज। माफ कर दीजिए अम्मा, मुझसे कसूर हो गया अम्मा। मुझे मालूम होता कि आप इस तरह छोड़कर चली जाएंगी तो मैं कभी आपका दिल न दुखाता। दिल भी नहीं दुखाया था, बस अपना हक मांगा था। सबके सब कम बहुत चुपके के रांची से खिसक लिए, हमें तो खबर तक की न की किसी जालिम ने। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम देख लेना अब ये खुर्शीद कैसे अपने पर निकालती हैं। इनको तो अम्मा के मरने की पहले से खबर हो गई थी, जाके बैठ गई लाहौर। हलीमा मैं लाहौर जाऊंगा, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। अब मैं सबर नहीं कर सकता, मेरा अख्तर अकेला रह गया है। तुम क्या मुझे अख्तर का दुश्मन समझते हो? मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मेरा तो कमर तक चलने के लिए कह रहा है, बस ये कहता है कि मैं होटल में ठहरूंगा। जो उनका जी चाहे करे। अब मैं भी साथ चलूंगी आपके। नहीं बेटे, मैं मुनासिब नहीं समझता। अभी तुम्हारी शादी को 4-6 रोज हुए। काम कर। अच्छा जी। भी बहुत काम चोर हो गया है। ये सुरूजी को देखो कैसी वफादार बनती थी, बावर्ची खाने की हालत देखी तूने जाके? सिरों खाना पड़ा सड़ रहा है वहाँ पे। हद हो गई भैया, अच्छे मुलाजिम हैं, अच्छे रिश्तेदार हैं, खुद तो उड़ा रहे हैं तरमाल, और घर का मालिक बेचारा एक यखनी की प्याली और एक सूखे तोस पे गुजारा कर। आपका फरमाना बजा है बेगम साहिबा, मगर क्या किया जाए, साहब तो दोपहर में खाते ही एक तोस और यखनी है। अलबत्ता हरमेजी बुआ के इंतजाम में कोई दखल नहीं दे सकता साहब। क्यों? भूलने लगी हैं, सौदा मंगाया भूल गई, मलाई रखी भूल गई, ये करीमो गरीब याद दिलाता रहता है बेचारा। अरे बुढ़िया सटिया गई तो जाके अपने घर बैठे ना, कोई हमारे अख्तर का रुपया हराम का है जो इस तरह से लुटाया जाएगा? वाह भाई वाह, यहाँ तो किसी को किसी की फिक्र ही नहीं है। उन्हें खुर्शीद को देखो, अपनी मांग पट्टी में लगी रहती है हर वक्त। ये नहीं होता कि 1-2 घड़ी को जाके बावर्चीखाने में खड़ी भी हो जाए, देखता नहीं है तू? जी जी बिल्कुल। अच्छा ये अख्तर का है? अख्तर में तो गोल कमरे में बैठे में। अच्छा देखूं जरा जाके अख्तर को। अरे अख्तर, अख्तर भैया। क्या बात है? आ गया मेरा भैया। अख्तर अभी अभी मैं तुम्हारे लिए 4 हंडिया पका के निकली हूँ। भैया मैं नहीं देख सकती कि तुम सिर्फ एक यखनी की प्याली और एक सूखे तोस पे गुजारा करो। अरे छोड़िए भाभी, आप बहुत काम करने लग गई हैं।
जब से आप आई हैं घर की सूरत ही तब्दील हो गई है। और भाई साहब को देखिए, बाग को इतना साफ सुथरा किया कि मैं हैरान हो गया। अरे तो इसमें क्या बात है, हैरानी की क्या बात है भैया। हम अपना घर समझ के आए हैं ना, तो अपना ही घर समझ के काम भी करते हैं। भाई यहाँ तो बेगमात को अपनी मांग पट्टी से फुर्सत नहीं है, अपने ही सिंगार पटार में लगी रहती है। यहाँ किसी का होश नहीं है। मेहमान भी बेचारे आते हैं तो खाली चाय बटर खा दिए जाते हैं। कुछ चाय से याद आया, कुछ लोग बाहर बैठे हैं, आपने चाय भिजवा दी कि नहीं? अरे भैया मैंने पहले ही चाय भिजवा दी है, तुम फिक्र ही ना किया करो जब तक मैं यहाँ पर हूँ। सुना, मैं जरा अपनी क्षमा के पास हुई हूँ। खुर्शीद, कुछ दीवानी हुई हो? शमा को यहाँ तन्हा छोड़ करके कराची चली जाओगी? भाभी जरा हालत तो देखे ना, जो काम मैं अपने हाथ में लेती हूँ हलीमा भाभी हाथ से छीन के लेके चली जाती है। मेरी तो पहली मुलाकात है, वाकई बड़ी तेज खातून है। सारी जिंदगी कभी अम्मा मरहुमा पर क्या गुजरी होगी। भाई जो ढोंग उन्होंने आजकल रचाया हुआ है वो मैं जिंदगी में पहली मर्तबा देख रही हूँ। हिल के पानी पीने वाली औरत नहीं थी, लेकिन आजकल देखिए इंतजामात हो रहे हैं, खाने पकवाए जा रहे हैं, मेहमानदारियां हो रही हैं। अरे ये पैतरा भी मसलहतन बदला गया होगा। भाई शमा की वजह से अख्तर भाई का दिल हाथ में लेना चाहती हैं, और मैं ये देख रही हूँ कि उनके ऊपर कुछ असर भी हो रहा है। भाई हमारे घर के मर्द इन नजाकतों को समझते भी तो नहीं। अख्तर भाई साफ दिल के आदमी, भला क्या समझे। अख्तर भाई को बेइंतहा चाहते हैं, बदर भाई भी बहुत चाहते हैं। ये तो तुम ठीक ही कह रही हो। भाई भावच के रवैये से बहुत खुश हैं। अख्तर भाई कह रहे थे खान बहादुर से कल कि भाई भावच के आने से जिंदगी में बड़ा फर्क पड़ा है। किशोर भाभी, आप मुझे तो जाने थे, वहाँ कराची में ताहिर और नासिर भाई अकेले हैं, मुलाजिम भी नया है, पता नहीं क्या कर रहा होगा। मेरा तो यहाँ दम उलझने लगा है। हाँ मियाँ जी, तुम्हारी तेहरान रवानगी किस दिन है? अब्बा मेरे जाने में तो अभी 10-15 दिन हैं। वैसे मैं बड़ा परेशान हूँ। अख्तर का घर बिल्कुल उजड़ गया। आप लोग जिस जगह पे चल रहे हैं मुझे डर है कहीं खानदानी ना उजड़ जाए। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? आखिर आप लोग उस बुढ़े गुलाम रसूल को थाने में क्यों ही बंद करवा देते? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इस नई नौजवान और होनहार नस्ल से इसी किस्म के फैसलों की उम्मीद की जा सकती है। अब्बा खुल्लम खुल्ला दुश्मनी हो रही है, अगवा और कत्ल की वारदातें हो रही हैं और आप और अख्तर चचा बिल्कुल खामोश बैठे हैं। ऐसी खबरें अखबारों के लिए सुर्खियां बन सकती हैं। भाई चाहते क्या हो तुम? क्या मियाँ गुलाम रसूल के साथ मेरी और अख्तर की रिश्तेदारी का इश्तिहार तुम अखबार में पढ़ना चाहते हो? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब्बा और खुदा न करे खबर किसी और बुरे तरीके से अखबार में लग गई तो क्या होगा? कैसे लग सकती है? हम किस लिए हैं? मंसूर पिट पिटा के वहां चला गया, खालिद की दुर्गत बन गई, अब और भी कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है और क्या इंकशाफ करना चाहते हैं आप? 70-75 बरस की उम्र हो गई मियाँ गुलाम रसूल की। अब आपके ख्याल में वो मजीद कितना जिंदा रहे? फिर बदर भाई की तरफ भी देखना है। उन्होंने सारी जिंदगी मुझे और अख्तर को अपने सगे भाइयों की तरह चाहा है। इन सारी बातों में भलाई ताक रखकर आपके मशवरे पर मैं मियाँ गुलाम रसूल को जेल भिजवा दूं। खैर आप और अख्तर चचा जाने, अपनी समझ में तो ये बातें नहीं आती। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। 30-40 बरस से भुगत रहे हैं किससे को। बड़ा पेशेंस अब्बा। खैर छोड़िए, मंसूर का कोई खत नहीं आया। रजब अली, रजब अली। जी जी जी। रजब अली चाय ले आओ। भाई बहुत मसरूफ है, एक पोस्ट कार्ड आया तो था। जी हाँ, 3 हफ्ते हो गए। अच्छा अब्बा, मेरा भी एक कंपनी से बड़ा जरूरी खत आने वाला था, पता ही आया नहीं आया। आया होगा भाई, वो लाहौर आने जाने में इधर उधर कहीं हो गया होगा। बहरहाल तुम अपने दफ्तर से मालूम कर दो। जी हाँ, मैं दफ्तर से पता करता ले आओ। हाँ रजब अली जी, मेरा कोई खत तो नहीं आया था? जी खत जी नहीं। अच्छा, काका जी कैसे हैं? ठीक काका जी की तो बहुत हालत खराब है जी, उनका तो बिस्तर बोरिया बन गया जी, मर जाएंगे, उम्मीद ही नहीं है जी। बिल्कुल जी, आपके लिए चाय बना दूं जी? नहीं जाओ, तुम काम करो, हम लोग खुद बना लेंगे। जी अच्छा जी। तुम और तुम्हारे साहबजादे रफीक साहब की बेटी का रिश्ता लेने के लिए आए थे तो मुझे कराची में बता दिया होता। मैं तो अपनी माँ के मौत पर आंसू बहाने आया था। रफीक साहब के इनकार और तुम्हारे बेटे की रंगीन मिजाजियों की दास्तान सुनने के लिए नहीं आया था। ऐ परवरदिगार, अब इस गुनाहगार का पर्दा ढक ले, मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता। अरे आहिस्ता बोलो कि अपनी रुसवाइयां मोल ले रहे हो। यहाँ तो पहले ही सारे घर वाले भेज लेते फिरते हैं हमारा, और ये रफीक बुड्ढे का दिमाग चल गया है। बेचता क्या है? तुम क्या जानो मैं क्या सुनकर आया हूँ। पिछली बार तुम्हारे साहबजादे यहाँ क्या गुल खिला कर गए। बस जी, अब ज्यादा मेरी जबान न खुलवाना। सुना तुम्हारी अम्मा मर गई है? हाँ, मैं चुप हुई जाती हूँ। जिस घर में हर वक्त की दूर दूर फटफट होती रहे ना, उस घर में कोई बच्चा नहीं रह सकता है। वो जब तुम्हारी अम्मा कराची आई थी, जब भी मेरा बच्चा हर वक्त घर से बाहर मारा मारा फिरता था, मैं तो सूरत तक को तरस गई थी अपने बच्चे की।
अब मेरे सामने ही ज्यादा तकरीर करने की तो जरूरत नहीं है। तुम मुझे खाली इतनी सी बात बताओ कि रफीक साहब ने आखिर क्या समझ के इनकार किया है मेरे कमर के रिश्ते को? क्या लगे हुए हैं लाल उनकी बेटी में नकटी चपटी कहीं की? रफीक साहब ने साफ कह दिया है कि जब तक अख्तर रिश्ता नहीं मांगेंगे वो इकरार नहीं करेंगे। ये लो, ये अख्तर का क्या बीच हमारे मामले में है? बेटा हमारा है ये अख्तर का। मैं ये सब कुछ नहीं जानता। कान खोल कर सुन लो, रफीक हुसैन की माली हालत ठीक नहीं है। उन्होंने किसी की जमानत दी थी, बरसों से उसका कर्ज अदा कर रहे हैं। तो मैं बड़ा अरमान था कि मैं अपने बेटे कमर की यूं शादी करूंगी, यूं शादी करूंगी। ये तो एक तरह से बहुत ही अच्छा हुआ कि रफीक साहब ने खुद ही इनकार कर दिया। क्या? जरा खुद ही सोचो, मेरा एक ही तो बेटा है, माशाल्लाह कैसा खूबसूरत शहजादों जैसा। इसकी दुल्हन ब्याह के लाऊं तो कम से कम 20 तोले के कड़े तो हमें भी पहनने को मिले। कड़े छड़े कोई नहीं देता आजकल है। वैसे उनकी हालत पतली है, मामूली सा जहेज तो दे नहीं सकते। समनाबाद के एक छोटे से क्वार्टर में रहते हैं। तुम्हारी दाल नहीं गलेगी वहाँ। तो फिर ऐसे नत्थु खैरों में हमें अपनी दाल गलवानी भी नहीं है। ए भैया रफीक साहब माफ करो हमें, बख्शो भी बिल्ली चुबला नूरा वाला। अब तुम्हारे साहबजादे को समझाया कैसे जाए? तुमने रफीक हुसैन साहब की लड़की से शादी का फैसला करके शराफत और अखलाकी जिम्मेदारी का सबूत दिया है। यह शादी जरूर होगी और खुदा ने चाहा बड़ी कामयाब होगी। मैं इसलिए भी जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ चाचा कि मेरी वजह से आपके और अब्बा के दरमियान जो गलतफहमियां पैदा हो गई हैं वो दूर हो जाएं। मुझे भाई साहब की मोहब्बत अम्मा से विरसे में मिली है। वो मुझे कितना गलत समझते रहे, मैं उनको और उनके बच्चों को यूं ही चाहता रहूंगा। मैं तुम्हें डांट डपट सकता हूं, नाराज हो सकता हूं, लेकिन बेटे नफरत नहीं कर सकता। जी मोहब्बत है आपकी जैसे। तुम अगर अपने पिछले रवैये पर यूं ही नादिम हो तो ये एक बहुत अच्छी अलामत है। गुंडों और अहमक किस्म के दोस्तों से दूर रहोगे तो जिंदगी की कई मुसीबतों से बचे रहोगे। वजह इरशाद। तुम एक अच्छे घराने के लड़के हो, तुम्हें शरीफ ज़ादों की तरह रहना चाहिए और इस उम्र में भाई साहब का सहारा बन के रहना चाहिए। मैं चाचा खुद को अभी से बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिएगा शादी के बाद इंशाल्लाह आप मुझे बिल्कुल मुख्तलिफ पाएंगे। काश के ऐसा ही हो। जी। अनवरी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वो एक बेवकूफ सी लड़की है, लेकिन रफीक हुसैन साहब के बारे में इतना ये कहूंगा कि वो हमसे कम इज्जत वाले लोग नहीं हैं। उनकी शराफत की मैं कसम खा सकता हूँ। हाल ही में उनकी लड़की को मुलाजमत भी मिल गई है। जी। खुदा ने चाहा उनके दिन जल्द बदल जाएंगे। जी चाचा वो कहा क्या, उन्होंने जवाब क्या दिया आपको? फोन पे अभी अभी मेरी बात हुई है, वो लोग तो राजी हैं। शमा बेटी, मैं तो हरगिज भी ये बात तुम्हारे सामने न निकालती मुझे, मगर बस क्या करूं, अब तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। कहीं ईश्वर ये समझी कि मैं सो रही हूँ, बस उनके मुंह से निकल गया। बोली, अरे खुर्शैद, ऐसी बदनसीब लड़की को अपने घर में बहू बना के ले जाओगी तो तुम्हारा घर तो 3 दिन में खाक की तरह उड़ जाएगा। ऐसी लंबी चोटी है उसकी गर्दन पे बालों की। जरा दिखाना तो सही बेटी अपनी गर्दन। ले देखो, हमारी नजर आज तक नहीं पड़ी। भैया कैसी चालाक है ये किश्वर भी, इस कदर का खुर्शैद को बहकाया है। कहने लगी, खुर्शैद मुझे तुमसे यही शिकायत है कि तुमने मंसूर का रिश्ता मेरी जहरा के लिए नहीं दिया। अरे मेरा तो अरमान यही था कि मेरी एक बेटी का रिश्ता तुम्हारे घर में हो जाता। इस खान बहादुर के छोटे बेटे पे तो मैं थूकती भी नहीं हूँ। और नासिर को भी यही अफसोस है
कि खुर्शैद ने बहन होकर अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी से नहीं दिया। शमा, अरे लानत भेज तू इन सब की शक्लों के ऊपर, हशर तक भी इन सब की सूरतें मत देखियो। एक बात और भी है शमा, मगर वो बात मैं अभी तुम्हारे सामने नहीं कहूंगी। वो बात क्या है? कयामत है, कयामत। सुनोगी तो कलेजा फट जाएगा। अल्लाह बख्शे, अम्मा जी ने वो बात मुझसे भी कही थी। वो बुजुर्ग थी, मैं सुन के चुप हो गई थी। अम्मा का ख्याल ये था कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद अख्तर खुर्शैद से निकाह कर ले। खुर्शैद तो यही चाहती थी खैर, लेकिन अख्तर ने टका सा जवाब दे दिया। अब खुर्शैद फिर अपने जाल फैला रही हैं। चुप हो जाइए चाची बेगम, चुप हो जाइए।